कल आप लोगों का सेकंड लास्ट सेशन हुआ था, 3 क्वालिटीज लास्ट की। आज आप लोगों का मेरी तरफ से लास्ट सेशन है रिकॉर्डेड। बाकी चलते रहेंगे एक दो कभी 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 कभी, नॉट ऑन द रेगुलर बेसिस, पर कभी कभी। तो आज है कम्युनिकेशन और इंटरव्यू एथिक्स। ये इंटरव्यू प्रोसेस भी बता देता हूँ थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन आज का जो सेशन है उसमें आप लोगों को एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि आज का जो सेशन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्टरी तो खैर मेरे सारे ही सेशन है बाकी सब मेंटर्स के साथ में, वो कुछ और बताते हैं, मैं कुछ और बताता हूँ, बट आज वाला ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज के सेशन में जो चीजें होने वाली है वो मोस्ट ऑफ चीजें प्रैक्टिकल होने वाली है। तो मैं बताऊंगा कि वहां ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें वेरी करती हैं। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो कि जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा करने पे ही मार्क्स मिले। नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने पे, थोड़ा बहुत इधर उधर करने पे हो जाता है। जैसे मैं कुछ ड्रेसिंग का बताऊंगा कि आप ऐसी करना, तो कोई बोलेगा नहीं मैंने तो ऐसे देखा उसके मार्क्स अच्छे थे, कोई बोलेगा मैं तो पिछली बार ऐसे गया था मेरे तो मार्क्स अच्छे थे, राइट। मैं बोलूंगा कि आप ऐसे जाके बैठना, ऐसे काम करना, नहीं मैं तो उल्टा बैठा था इससे मेरे मार्क्स अच्छे थे, तो हो सकता है, एक्सेप्शन आर देयर। तो मैं जो भी कुछ बताऊंगा वो आइडियली अच्छा है, जरूरी नहीं है कि वैसा ही करने पर मार्क्स मिले। ठीक है, वो आइडियली अच्छा है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वैसा ही करो तो ही मार्क्स मिले। क्योंकि एट द लास्ट मार्क्स डिपेंड करते हैं आपकी परफॉर्मेंस पे, बाकी सब तो सेकेंडरी है। ठीक है ना। तो मैं अगर मैं ड्रेस बता रहा हूँ, एथिक्स बता रहा हूँ, ये चीजें बता रहा हूँ कि कैसे बात करें कैसे ना करें, ये सब चीजें बता रहा हूँ, तो वो सिर्फ आइडियल सिचुएशन, एग्जैक्टली आपको मिरर करने की आवश्यकता नहीं है। कर पाए तो करें, ना कर पाए तो कोई जरूरत नहीं है, जैसे आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी है वैसी ही शो करें। अब मैं बताऊं कि आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, आप बोलो कि क्यों 10,000 खर्च करवा रहे हो, मेरे तो लास्ट ईयर ठीक थे, या मेरे पास तो रखे हुए हैं, मैं तो वही पहन लूँ। हाँ तो पहन सकते हो, मैं सिर्फ आइडियली चीजों को बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोग ऑनलाइन देख लोगे, मैं बोलूंगा कि नहीं एक अच्छा सूट पहन के जाओ, आप बोलोगे नहीं नहीं मैं एक ऐसा इंसान को जानता हूँ जो लोअर पहन के गया था, मार्क्स अच्छे हैं उसके, तो मैं रिकमेंड थोड़ी कर सकता हूँ कि आप लोअर पहन के जाओ या बरमूडा पहन के जाओ। हो सकता है उनके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन या वो सेलेक्ट हो गए हैं, बट मैं वो चीज रिकमेंड नहीं कर सकता। समझ रहे हो। तो मैं जो सिचुएशन बताने वाला हूँ वो आइडियली होंगी, जरूरी नहीं है कि आप उन्हें एज इट इज फॉलो करो। तो आज जो पहली चीज है वो है कम्युनिकेशन। देखो, सबसे पहले ये समझो कि आपके पास खुद को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, खुद की पर्सनैलिटी दिखाने के लिए सिर्फ दो तरीके हैं। एक, आप जो बोलोगे, दूसरा जो आप उनके सामने बैठोगे। ठीक है, आप उन्हें कोई रियल लाइफ एग्जांपल नहीं दिखा सकते, आप उन्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते, आप उन्हें कोई अपनी इमेज नहीं दिखा सकते, वीडियो नहीं दिखा सकते, राइट। तो आप जो हो वहां पे हो वही हो। उसमें आपका 85 to 90% है कि जो आप बोलोगे वो काउंट होगा, और 10% आपका अपीयरेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज काउंट होगा। तो इन्हीं दोनों चीजों से आप अपना कॉन्फिडेंस भी दिखाओगे, अपनी स्किल्स भी दिखाओगे, अपनी पर्सनैलिटी भी दिखाओगे। अब जो आप बात करोगे, सीधी सी बात है, गले से बात करोगे, टोन में बात करोगे, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी आती है वॉइस मॉड्यूलेशन। बॉडी लैंग्वेज सेकंड में बताएंगे, पहले बताएंगे वॉइस। वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, तो सबसे पहले तो वही जो आप बोल रहे हो, यानी कि वो नॉलेज, जो भी आप बोल रहे हो, तो वो मैंने कल बता दिया कि भाई एक्यूमुलेशन होना चाहिए, क्लियर थॉट्स होना चाहिए। ठीक, वो तो मैंने कल बता दिया।
अब उस नॉलेज को बोलेंगे कैसे? तो सबसे पहली चीज जो मैंने कल बताई वही सबसे पहली है क्लियरिटी, कि जो भी बोले बहुत ही क्लियर बोले, फंबल ना करें, हकलाएं ना, चीजों को रिपीट ना करें, जो भी बोले बिल्कुल क्लियर बोले। तो क्लियरिटी मैं कल बता चुका हूं। दूसरा जो है वॉल्यूम, एक अच्छी खासी वॉल्यूम पे बोला जाए, ना कि बहुत ज्यादा लाउड और ना ही बहुत ज्यादा धीरे, क्योंकि आप एक काफी अच्छे खासे स्पेशियस रूम में बैठने वाले हो। मॉक इंटरव्यूज में क्या होता है कि रूम छोटा होता है, ठीक है, मॉक इंटरव्यूज में आप जाते हो रूम छोटा होता है, बिल्कुल ही आपको सटा करके बैठा दिया जाता है इंटरव्यूअर से, या 2-4 फीट से बैठा दिया जाता है। लेकिन जब आप रूम में जाते हो यूपीएससी में तो काफी स्पेशियस रूम होता है, काफी बड़ा रूम होता है, और आप इंटरव्यूअर से अराउंड, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, कोई रूम छोटा कोई बड़ा भी हो सकता है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि आप मिनिमम 7-8 फीट दूर तो बैठते ही हो। 6-7 फीट का तो डिस्टेंस होता ही है। जो पहले लोग गए हैं उन्हें पता होगा, ठीक है, कि टेबल से आराम से 6-7 फीट की दूरी तो आराम से हो जाती है। कोई छोटा मोटा रूम नहीं होता, वो काफी बड़ा रूम होता है। तो आपकी जो वॉल्यूम है वो काफी अच्छी खासी होनी चाहिए, कि आप क्लियरली सुनाई दो। रूम बहुत ज्यादा साइलेंट होता है, उसमें जाने के बाद एक अजीब सी नर्वसनेस फील होती है, जिसकी वजह से आवाज दब जाती है। क्योंकि आप ऑलरेडी नर्वसनेस में बैठे हुए होते हो, वो मैं अभी बताऊंगा क्यों बैठे हुए होते हो, जब मैं बताऊंगा कि कैसे वहां पे बिहेव करना है। आप ऑलरेडी नर्वसनेस में बैठे हुए हो, तो जैसे रूम में अंदर जाके बैठते हो वो रूम बहुत ज्यादा शांत होता है। तो एक ह्यूमन बिहेवियर का ट्रेट है कि जैसे ही हम बहुत ज्यादा शांत जगह पे जाके बैठते हैं, हमारी धड़कनें वैसे ही बढ़ने लगती हैं, क्योंकि हमें वो सुनाई दे रही होती है। तो एक अच्छी खासी वॉल्यूम पे बोलें, क्योंकि वहां पे जाके वॉल्यूम का डाउन होना बहुत ही नेचुरल है। आप लोगों ने ऐसा महसूस किया है कभी कि कहीं पे जाके आपको बहुत अच्छे से बोलना था और गले से आवाज ही ना निकली? कि जो आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, जाके बोलूंगा जय हिंद सर, नमस्ते सर, और जैसे आवाज करते हो अंदर जाके आती है हेलो, होता है। फिर आराम से गला साफ करते हो हेलो, वो तुम वहां सब बोल जाते हो, तो वो नर्वसनेस के कारण होता है। तो वो जो रूम खाली है, स्पेशियस है, 4 लोग सामने बैठे हुए हैं, पहले से वो चीज इतने दिनों से इमेजिन कर रहे थे, वो एकदम से सामने आ जाती है। तो ये बहुत ही नेचुरल ट्रेट है कि आवाज एक अच्छे खासे लेवल पे नहीं निकलती, और निकलती है तो फिर बहुत ज्यादा निकल जाती है। वही आपको कहते हैं प्लीज थोड़ा धीरे। तो इस चीज की प्रैक्टिस करें कि भले ही आप 2 सेकंड 3 सेकंड का पॉज लें, लेकिन अच्छी खासी एक लाउड वॉइस पे बोलें, और बहुत ज्यादा लाउड भी ना हो। फिर इसके बाद आती है पिच। अब पिच का रोल क्या है? पिच का रोल यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिच का मतलब समझते हो? मतलब तेज आवाज, फिर कम आवाज, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कानों में चुभने वाली मधुर आवाज, सॉफ्ट, या फिर ईची, समझते हो ना? ये बहुत सारे सिंगर हैं, किसी की कानों में चुभती है, किसी की काफी सॉफ्ट लगती है। आप इमेजिन करते हो कि जैसे आपने कोई गाना सुन लिया कि जो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग था, ठीक है, जिसे हम हिंदी में वीर रस कहते हैं, आप लोगों ने सुन लिया, तो आप थोड़े चाहोगे उसे अरिजीत सिंह गाए, या कोई एक सॉफ्ट सिंगर गाए। लेकिन कहीं पे एक बहुत ही सॉफ्ट गाना था, आप नहीं चाहोगे कि उसे हिमेश रेशमिया में गाने लगे, एटलीस्ट फॉर यू। वो गाएं तो गाएं, उनका करियर, उनकी बात है। तो पिच का रोल सबसे ज्यादा होता है। और पिच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कि मोनोटोनस पिच होती है। आप लोगों की, आप जिस पे बोलना शुरू करते हो लगातार पूरा इंटरव्यू उसी पे बोलते हो, लगातार जितनी देर बोलोगे उसी पे बोलोगे।
तो ये जो मोनोटोनस पिच होती है ये एंगेजिंग नहीं होती। हो सकता है कि आपकी जो पिच है जो आपने बोलना शुरू किया है वो काफी अच्छी है, लेकिन उसमें वेरिएशन काफी जरूरी है। आप कहीं पे धीरे भी आपको होना पड़ेगा, कहीं पे लाउड भी आपको होना पड़ेगा। आप लगातार एक ही पिच पे बोलेंगे तो एंगेजमेंट आपके साथ में खत्म हो सकती है। एक ही लगातार मोनोटोनस आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप बहुत बड़ी किसी की स्पीच सुनते हो तो किसी किसी की स्पीच में आपको इंटरेस्ट आता है और किसी किसी में आप 1-2 मिनट बाद बोर हो जाते हो। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात आप नोटिस करोगे, जब तक शायद आप लोगों ने ना की हो, अब करना, यूट्यूब पे स्पीचेस देखना, तो आपको पता चलेगा कि जो लोग एक ही पिच में लगातार बोलते हैं अक्सर हम उनकी स्पीच में बोर हो जाते हैं। अगर वो एक ही पिच पे लगातार बोले जाए तो हम उनमें लगभग लगभग बोर हो ही जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जो अच्छे स्पीकर होते हैं वो आप देखोगे कि कभी कभी जानबूझ करके माइक से इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि माइक से जितना दूर रहेंगे आवाज और पिच उतनी ही लो आएगी हमारे पास, और हमें ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा ये क्या कह रहा है। तो हमारा वो ध्यान फोकस करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी कभी जानबूझ करके अपनी पिच को मॉड्यूलेट कर लेते हैं, कभी कभी माइक से दूरी बना लेते हैं। अब आप लोग मुझे सुन रहे हो, लगातार सुन रहे हो, मैं काफी धीरे बोलने लगूं तो भले ही आपका ध्यान कहीं और था, एकदम से आप सोचोगे अब क्या बोल रहे हो। तो वो ध्यान बनाए रखने के लिए आपको पिच पे काम करना पड़ता है। दूसरी बात, ये जो पिच होती है अगर इसे थोड़ा आपके फ्लो के साथ में मैच कर दिया जाए, आप बहुत तेज बोल रहे हो, लगातार बोलते ही जा रहे हो, किसी की सुन नहीं रहे हो, आप इसे थोड़ा सा या फिर बहुत ज्यादा धीरे बोल रहे हो, इसे पिच को अगर आप फ्लो के साथ में, स्पीड के साथ में थोड़ा सा मिला लेते हो तो ये काम आती है हुक के। हुक यानी कि ऐसे वर्ड जहां से आप चाहते हो कि आपको क्वेश्चन आए, या आप चाहते हो जहां से आपको क्वेश्चन ना आए। माना जाता है कि जिन शब्दों पे आप ज्यादा जोर देते हो और धीरे बोलते हो, माना जाता है कि वो आपके डीपर अंडरस्टैंडिंग में आते हैं। और जहां पे आप तेजी से बोल के निकलते हो, माना जाता है कि वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक साइकोलॉजिस्ट इस ट्रिक को समझता है, काफी और लोग भी समझते हैं जो इस फील्ड में है, लेकिन ऑन एन एवरेज नॉर्मल कैंडिडेट इस चीज को नहीं समझ पाता, या नॉर्मल लोग इस चीज को नहीं समझते, वो इस ट्रिक में फंस सकते हैं। आप लोगों से जब रीडिंग करने के लिए क्लासेस में कहा जाता था, जब आप लोग कभी स्कूल जाया करते थे एक जमाने में, तो आप चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके पढ़ के खत्म कर दूं ताकि मुझे कोई सामने से टोके ही ना। होता था कि आप लोग फटाफट फटाफट बस बोल के निकल जाओ, किसी भी तरह निकल जाओ, कि जब तक वो सोच पाए कि क्या हूं तब तक तो मैं 4 लाइन आगे बढ़ जाऊं। तो वही कॉन्सेप्ट डेली लाइफ में भी लगता है कि आपकी जो टोन है, आपकी जो पिच है, वो दोनों ही फ्लो के साथ में मैच करके आप हुक का काम कर सकते हो। तो अगर आप इस चीज को मॉड्यूलेट करना सीख जाओ कि कौन से शब्द किस रफ्तार से और किस स्पीड से बोलने हैं, तो आप उन्हें आराम से हुक दे सकते हो। लेकिन अगर आप इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना करके सिर्फ इस चीज को सुन करके इन कामों को करने जाओगे तो सामने वाले को समझ में भी आ जाएगा कि आप ये करना चाहते हैं, और वो फिर जानबूझ करके इन्हीं पे नहीं पूछता है, किसी किसी को टोक भी देता है। ठीक है। तो पिच में जो एक चीज खास आपको ध्यान में रखनी है वो है कि मोनोटोनस ना हो तो ज्यादा बेहतर है, एंगेजिंग लगे, थोड़ा ऊपर नीचे चलती रहे।
फिर आती है टोन। अब टोन हार्ड हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है, अनप्रोफेशनल हो सकती है। ये चलती है मिक्स होकर के चॉइस ऑफ वर्ड्स के साथ। आपकी टोन कैसी है, ये 50% डिपेंड करता है आपकी वॉइस पे और 50% करता है आपकी चॉइस ऑफ वर्ड। हार्ड टोन समझते हो, जब आपको कोई लगता है कि ये रूड है। सॉफ्ट, जब कोई लगता है कि ये तो कितने प्यार से बात करता है। आप कहते हो ना कि जब आपको कोई, आपका कोई झगड़ा वगड़ा हो जाता है किसी से, फोन पे हो गया, सामने से हो गया, और आपको 5-7 मिनट बाद पता चलता है कि नहीं, गलत बंदे से ले लिया फोन। होता है ना कभी कभी, एकदम से लगता है कि यार नहीं, ये तो गलत से हो गया भाई। तो फिर उसे क्या समझाने लगते हो, मैंने तेज नहीं बोला, मेरी टोन ही ऐसी। आपको लगा तो उसके लिए सुन। फिर ये एक्सक्यूज बचता है कि नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के बोला ही नहीं था, मेरी टोन ही ऐसी, मेरा गला ही खराब है। हुआ है कभी ऐसे? जिनके साथ हुआ है उन्हें पता है, जिनके साथ नहीं हुआ है, मतलब आप किसी का विरोध नहीं करते। ठीक है, तो टोन, हार्ड, सॉफ्ट, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में फ्लो अच्छा होता है, प्रोफेशनल में चॉइस ऑफ वर्ड प्रोफेशनल ही होती है, उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं होती, वो एक फ्लो में चलती है। हार्ड टोन, जब आप बहुत ही ज्यादा एक रूड और इगोइस्टिक बिहेवियर में बात करें। सॉफ्ट टोन, जब आप चीजों को जो हार्ड भी होनी चाहिए, जिन पे आपको थोड़ा ईगो, गुस्सा, ये चीजें आनी चाहिए, वो भी नहीं है। जैसे बात की जाए नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, और आप नेशनल सिक्योरिटी को काफी सॉफ्ट टोन में बताना चाहो, आप बताओ, आपसे पूछा जाए कि आपको क्या लगता है कि भारत जो रिटेलिएट करता है उस पर आपकी क्या राय है। ठीक है, कि अगर कोई आतंकवादी हमला होता है या कुछ सिक्योरिटी इशू होता है, भारत रिटेलिएट करता है, तो उस पर आपकी क्या राय होती है। आप इसको बड़े ही सॉफ्ट तरीके से बोलने लगो, तो उसमें माना जाएगा कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा सॉफ्ट ही रहेगा, जबकि आपको वो हार्ड में नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से बोलना चाहिए। जैसे सॉफ्ट तो ये हो जाएगा कि नहीं सर कुछ नहीं है, ये तो किसी देश की गलती नहीं है, टेररिज्म तो कहीं भी हो सकता है, इस तरीके की बात है। हार्ड में हो जाता है कि आप पूरे जोश में आके बोलो, सही करता है, उनको तो 4 जूते और पढ़ने चाहिए। जबकि प्रोफेशनल में होना चाहिए कि सर वी हैव टू टॉक विद द कंट्रीज एंड द वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, वी हैव टू टेक द ऑप्शन ऑफ द टेबल टॉक। तो एक फ्लो, एक चॉइस ऑफ वर्ड, एक टोन, वो प्रोफेशनल रहे। आया थोड़ा आइडिया समझ में? तो जो हमारी टोन है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है चॉइस ऑफ वर्ड्स पे, कि हम किस तरीके की बातें करना चाहते हैं। अब लास्ट में है फ्लो। फ्लो का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेक। और ब्रेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी डेली लाइफ में, आपके टीचिंग करियर में, आप एज ए मैनेजर, लीडर, स्पीच स्पीकर, आप कहीं भी करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक। इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैक्सिमम डिपेंड करता है आपके ब्रेक। आप कौन सी बातों को बोलने के बाद कितना ब्रेक लेते हैं, कहाँ कितना लेना चाहिए, ये आपको पहले से डिसाइड करना होगा।
ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, ये इसका कोई दूसरा इलाज ही नहीं है। टोन वगैरह, चॉइस ऑफ वर्ड, ये आप लिख करके रख सकते हो, ये चीजें आ जाएंगी। बट ये नहीं आएगा। कि कहाँ कितना ब्रेक लेना है। आप लोगों ने हिंदी में विराम चिन्ह पढ़े हैं? इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। वो सभी के सभी ये बताते हैं कि हमें कहाँ कितना रुकना चाहिए, ताकि जो लिखा गया है उस सेंटेंस का, उस वाक्य का अर्थ बिल्कुल क्लियर निकल के आए। जैसे कहा जाता है, एक सेंटेंस में आपको कहता हूँ कि राहुल बैट मत पढ़। ठीक है, कि राहुल बैट मत पढ़। मैंने कोई ब्रेक नहीं दिया। आप लोगों को इससे क्या मतलब समझ में आया? कि राहुल को बैठना चाहिए या पढ़ना चाहिए? राहुल बैठे नहीं, पढ़ाई करे। ये कॉमा क्यों लगाया आप? क्योंकि आपको यहाँ पे ब्रेक महसूस हुआ। और इसी को मैं बोलूं, राहुल बैठ मत पढ़। मतलब बदल गया। क्यों? क्योंकि मैंने जो वो माइक्रो सेकंड का पॉज लिया, उसकी लोकेशन मैंने बदल दी सेंटेंस। तो ये इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन पूरे के पूरे सेंटेंस का मतलब बदल सकती है। लेकिन हमें जो मतलब था वो यहाँ पे नहीं था। हमारा मतलब है कि सामने वाला एंगेज रहे, उस बात का मतलब समझे। तो हमारे ब्रेक का मतलब रहेगा कि हम सामने वाले को अपनी बात प्रोसेस करने के लिए कितना समय दें। अगर समय बहुत ज्यादा होगा तो हमारा फ्लो टूट जाएगा, और अगर समय बहुत कम होगा तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। जैसे आपका कोई रटा हुआ आंसर, ठीक है, जैसे मैंने पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप लोगों का आंसर वो रटा हुआ। आप उसे एक मोनोटोनस पिच में और एक काफी फ्लोलेस तरीके से आप उसे बोल के निकल जाते हैं। आप सामने वाले को मौका नहीं देते कि वो आपको समझे, अंडरस्टैंड करे। जब आप लगातार एक फ्लो को काफी स्पीड से बोल करके निकलते हैं, विदाउट ब्रेक, सामने वाले को मौका नहीं देते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, तो वो उसमें इंटरेस्ट भी खो देता है, और साथ में वो नहीं समझ पाता कि कहाँ से पूछे और क्या मतलब। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोग यूट्यूब वगैरह पे मॉक्स की वीडियोस देखते हो? तभी देखते होंगे कौन कैसे कर रहा है, उसके स्कोर वगैरह को देख करके ज्यादा जज करते हो, इसका स्कोर अच्छा आया है, इसका देख लेता हूँ मॉक इंटरव्यू, इसका नहीं आया, इसका तो देखते ही नहीं। है ना? सच सच बताना, जब वो एक काफी अच्छा स्पीच टाइप आंसर देता है, पूरा सुनते हो? सुन भी लिया तो समझ में आता है। जब आप लोग अपना मॉक भी दे रहे होते हो और क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाए, एक स्पीच टाइप हो जाए, आप ही को उसका मतलब समझ में नहीं आता क्या बोले क्या ना बोले।
तो इसीलिए ब्रेक डाउन क्वेश्चन का करना, आंसर को ब्रेक्स के साथ बोलना, सामने वाले को प्रोसेसिंग का टाइम देना, समझने का समय देना बहुत जरूरी होता है। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आप लोग इसे दोबारा देखिए और कोशिश करिएगा ये पहचानने की कि मैं कहाँ कितना रुका। मैं ये इंटरव्यू की क्लास 15 मिनट में खत्म कर सकता हूँ लगातार बोल के। 15 मिनट नहीं लगेंगी टोटल लगातार बोल के खत्म करना। लेकिन मैं आपको समय देता हूँ, हर सेंटेंस के बाद देता हूँ कि वो आपके दिमाग में जाए और प्रोसेस हो, डाउट्स क्रिएट हो। और ये चीज आप नोटिस करोगे जा करके रिकॉर्डेड सारी वीडियोस देखिएगा कि मैं जानबूझ करके कितना ब्रेक देता हूँ, कहाँ पे कितना देता हूँ। जबकि लगातार तो बोला जा सकता है, बोलने में कोई इतनी बड़ी समस्या तो है नहीं। मैं इतने सालों से बोल रहा हूँ तो लगातार बोल के जाने में मुझे क्या समस्या होगी। मुझे तो सारी चीजें ऑलरेडी पता ही है, क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैं जो चाहूँ बोलूँ, ना चाहूँ ना बोलूँ। कुछ चीजें समझानी हो लिख करके दे दूँ। मैं आप लोगों को बुक लिख करके दे दी, इतनी सारी चीजें लिख करके दे दी, लगातार बोल करके खत्म करूँ। मैं क्यों इतना लंबा आप लोगों को एक एक सेंटेंस समझा के जा रहा हूँ। कोई बात थोड़ा ही है इसमें समझाने की इतनी बड़ी। एक ही पिच पे भी बोल सकता हूँ, पिच को वैरी भी कर सकता हूँ, ऊपर नीचे जाएगी। मैं कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा जोर देता हूँ। मेरी आवाज से, टोन से, फ्लो से ही पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे जोर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वर्ड को आप समझें, इस वर्ड को आप जानें। तो जहां पे पिच डीप होगी, फ्लो कम होगा, यानी कि मैं वहां चाहता हूं कि आप समझें। मैं उस शब्द के बाद रुक रहा हूं, 1-2 सेकंड का ब्रेक दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस पे गौर करें। ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं ब्रेक, कि आप प्रोसेसिंग के लिए कितना टाइम देंगे। बहुत ज्यादा टाइम देंगे तो कंटेक्स्ट ही खत्म हो जाएगा। बहुत कम टाइम देंगे तो समझ ही नहीं पाएगा। तो और ये आपको डिसाइड करना होगा कि जो आप बोल रहे हैं वो कितना कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को लगातार बोल के दिखाया, लेकिन उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी थी ही नहीं। तो आप उसका मीनिंग तब भी सारा समझ जाओगे। लेकिन अगर आपका आंसर कॉम्प्लेक्स है, टर्म कॉम्प्लेक्स आएंगे, या आपकी एनालिटिकल जो प्रोसेसिंग है वो आपने इतनी अच्छी कर रखी है कि सामने वाले को समझाने में या समझने में समय लगेगा, तो आपको ब्रेक उतने ही बढ़ा करके देंगे। आपको ये भी तय करना होगा कि आपको 4 लाइन के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम देना है या हर लाइन के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम। लगातार आंसर नहीं बोला जाता। मैंने कल मॉक्स में देख रहा था, लगातार आंसर बोल रहे थे, लगातार आंसर बोल रहे थे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज की, जाके उन्हीं इंटरव्यूअर से दोबारा पूछिएगा, अगर वो आपको सच सच बता पाए तो वो अपने क्वेश्चन पूछने के बाद बिजी हो जाता है। वो आपका बाकी इंटरव्यू नहीं सुनते। क्योंकि एंगेजमेंट तब तक है जब तक उन्हें आपसे क्वेश्चन पूछने हैं। उसके बाद आपकी बातों में, आपकी प्रोसेस में, आपकी थॉट प्रोसेस में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, क्योंकि वो काफी मोनोटोनस चीजें लग रही हैं। लगातार बोले जा रहे हो, कुछ नहीं समझा पा रहे। आप उन्हीं से पूछिएगा कि क्या अपने क्वेश्चन के बाद आप उतने ही एंगेज रहते हैं मेरे साथ। जबकि अच्छा इंटरव्यू वो माना जाएगा कि बाकी लोग उतने ही एंगेज आपके साथ लगातार रहें, आप उतने ही इंटरेस्टेड रहें जितने वो खुद बात करते हुए थे। वो सुनने में भी उतने इंटरेस्टेड रहें आपको, बाकी लोगों से बात करते। अब जब सामने से क्वेश्चन आंसर हो रहा है, बात करना काफी इजी हो जाता है। अब सोच के देखो कि मैं आप लोगों को इतने दिनों से क्लासेस ले रहा हूँ, लगातार ले रहा हूँ। ये कितना टफ है कि इस क्लास को एक स्पीच ना बनाया जाए। आप सामने से कुछ बोल नहीं रहे हो, फिर बैठ के सुन रहे हो, कोई एंगेजमेंट नहीं है आप लोगों की तरफ से, है ना? भाई आप कोई सामने, जब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि डाउट पूछो, तभी तो आप पूछोगे। अगर मैं जो आधा घंटा 45 मिनट जो भी मैं सिखा रहा हूँ, 20 मिनट 25 मिनट,
वो मैं लगातार सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सामने बैठे हुए हो। तो ये कम्युनिकेशन है या स्पीच है? ये वन वे कम्युनिकेशन है, स्पीच है। लेकिन कितना टफ है इस स्पीच को स्पीच ना बना करके एक एंगेजमेंट बनाना। कि आप मेरी क्लास को एज ए स्पीच ले ही नहीं रहे हो, एज ए क्लास ले ही नहीं रहे हो, आपको इंडिविजुअली ऐसा लग रहा है कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। फील होता है ऐसा कि इंडिविजुअली आप ही से बात की जा रही है, आपको एक एक चीज समझाई जा रही है, खाली क्लास में बैठ कर भी। तो यही आपको सीखना है। अपने मुंह में मिट्टू नहीं बन रहा हूँ, बता रहा हूँ प्रोसेस ऐसे होती है। ये मत सोचना कि अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ऐसे होता है। तो सामने जो कोई बैठा है उसे ये लगना चाहिए कि ये इंडिविजुअली हमें ही बात कर रहा है, हमसे ही समझा रहा है। एंगेजमेंट उसी को कहते हैं कि सब आपके साथ एंगेज हुए हैं। और सत्य बात यह है कि जितना ध्यान से आपको सुना जाएगा उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। जो ऑब्वियस रिजल्ट होते हैं उन्हें हम थोड़ा स्लो पिच में, थोड़ा लो वॉइस में बोलते हैं। अभी लास्ट सेंटेंस को याद करिए जो मैंने बोला। मैंने बोला, मैंने एक कोर्स दिया, वो लाउड वॉइस में था। मैंने दिया कि जितना ध्यान से आपको सुना जाएगा, फिर उसका रिजल्ट दिया उतनी ही लो वॉइस, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिले। ये फील कराता है कि ये हमें बताया गया है, ये इंडिविजुअली चीज हमें बताई गई है, समझाई गई है। क्यों? क्योंकि पीछे मैंने प्रोसेसिंग का टाइम दिया, आपको तुरंत समझ में आ गया था, क्योंकि मेरे कहने से पहले आपने वो रिजल्ट अपने दिमाग में सोच लिया था। जैसे ही मैंने ये बात कही कि उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, आप उससे पहले ही अपने दिमाग में वो चीज सोच चुके थे, क्योंकि मैंने 1 सेकंड का प्रोसेसिंग टाइम आपको दिया था कि अब ये बोलने वाला है। ये जो सामने वाले की गैस करने की पावर होती है कि अब ये क्या बोलेगा, ये भी एंगेजमेंट बढ़ाती है। क्योंकि उसे खुद को वैलिडेट करना होता है, देख देख मुझे पता था ये क्या बोलेगा। ये भी एंगेजमेंट बढ़ाती है। जैसे जादूगर को देखते हुए पता होता है ना कि देख अब ये गायब करेगा, हमें पता है वो करेगा, वो करता भी है, हम खुद को वैलिडेट कर लेते हैं। तो ये भी एंगेजमेंट बढ़ाता है। तो आप लोगों को जो काम करना है अपनी आवाज पे, उसमें क्लियरिटी, वॉल्यूम, पिच, टोन, फ्लो, ब्रेक, इन सभी का ध्यान रखना है। अब बात यह है, ये इतनी छोटी चीज नहीं है कि मैं आपको एक सेशन में बता देता हूँ। उनमें से एक एक चीज पे कम से कम 10-10 सेशन लिए जा सकते हैं। मैं सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम पे 10 सेशन, टोन पे 10 सेशन, तो ये बहुत ही ओवरव्यू टाइप की चीज है जो मैंने आपको 20 मिनट में 20 चीजें बता दी। लेकिन बात ये भी है कि इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा साइंटिफिकली इंटरव्यू देना पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट आपके पास 5-6 सालों का एक्सपीरियंस ना हो, आप लगातार वो काम ना कर रहे हो, तो साइंटिफिकली पॉसिबल भी नहीं है कि हम इतना ज्यादा साइंटिफिक चीजों को लेकर के करें। क्योंकि कितना भी सिखा लो, एट द मोमेंट आप गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून बोलोगे, है ना। मैं उस चीज को समझता भी हूँ कि भाई नर्वसनेस है, आपके करियर की बात है, 2-4 साल तैयारी करते हो गए, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, डरे हुए हो। फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेज पे थोड़ा सा डर लाजमी भी है। एक कदम इधर और आप अफसर, एक कदम इधर आप वापस से बेरोजगार, जीरो, दोबारा से तैयारी, साल भर की तैयारी, ब्ला 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 ब्ला। राइट, तो थोड़ा सा डर लाजमी भी है। तो जितनी भी चीजें मैंने सिखाई हैं, इन्हें आप अगर डेली लाइफ में इनकलकेट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ, मैं पर्सनैलिटी की तैयारी कर रहा हूँ, ना कि आपके इंटरव्यू की। डेली लाइफ में इनकलकेट करिए इन चीजों को, तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे आपकी डेली लाइफ में। आपका फ्रेंड सर्कल इंप्रूव हो जाएगा, आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी। इवन आप कहीं ग्रुप वगैरह में, महफिलों में बैठोगे, वहां पे जो बातें करोगे उसमें लोग आपके साथ एंगेज रहेंगे, आपको अच्छा मानेंगे, एक अच्छा स्पीकर माना जाएगा। वो होते हैं ना लोग महफिलों की शान,
जिनके आने से महफिल सज जाती है। क्यों? क्योंकि वो बस अच्छा बोलते ही तो हैं। कौन सा नाच के दिखा रहे हैं किसी को? फ्रेंड सर्कल उन्हीं लोगों का तो बड़ा होता है जिनको बोलना आता है। फेक प्राइड भी दिया जाता है आजकल बहुत सारी चीजों में, कि आप उतने ही रियल हैं जितना आपका फ्रेंड सर्कल छोटा है। घंटा सोशल स्किल जीरो है आपकी। लोगों को फेक प्राइड दिया जाता है। यू आर रियल, आप फेक नहीं है अगर आपका फ्रेंड सर्कल छोटा है। ये नहीं बताएगा तेरा कम्युनिकेशन जीरो है, तेरा सोशल लाइफ जीरो है। लोगों को अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं देना चाहते तो उन्हें उन्हीं की कमी पे प्राउड कराना शुरू कर दो। ये आजकल चलता है कि आपको फॉलोवर्स वगैरह चाहिए तो ये चीजें बोल दो। जो लोग सुनना चाहते हैं अगर आप वो बोलोगे तो वो आपको फॉलो कर लेंगे, सिंपल। मीठी गोली दो, चाहे खुद इस चीज को फॉलो ना करो। तो इंट्रोवर्ट जितने हैं उन्हें अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए क्या करो? बोलो कि इंट्रोवर्सी तो बहुत ही रियल चीज है। इसमें तो प्राउड है होना चाहिए आप लोग। जो लोग डाइट वगैरह फॉलो नहीं कर पाते, अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उन्हें बोलो कि नेचुरल बॉडी ही सबसे फिट बॉडी है। वो आपको फॉलो कर लेंगे, मान लेंगे आपकी बात, क्योंकि उन्हें वैलिडेशन मिल गया वो करने का जो उन्हें ऑलरेडी करना था। कोई आके ये बोलेगा कि नहीं डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है वरना आपकी तबीयत खराब रहने लगेगी, उसे एग्जांपल देंगे मेरे दादाजी ने आज तक नहीं की। तो काफी इनाम का काम किया आपके दादाजी ने, लेकिन हम नहीं दे सकते ना वो इनाम। हाँ, बॉडी पॉजिटिविटी हर चीज में चलती है, हर चीज में। अब इससे ज्यादा क्या ही बुरा होगा कि अगर कहीं कोई ट्रेन स्टेशन पे कहीं भी घटना हुई है, हुई वो चाहे आंध्र प्रदेश में है, गाना बजेगा जिया हो बिहार के लाला, और उस पर नीचे खुश भी हो रहे होंगे लोग। खबर आएगी कि ट्रेन का इंजन चोरी हो गया, बिहारी नीचे बोल रहे होंगे या बाकी लोग नीचे बोल रहे होंगे बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर, प्राउड ले रहे हैं उस चीज में। तो ये प्राउड भी नहीं चलता है, जैसे मैंने बोला अभी आप लोगों को, तो इंट्रोवर्सी पे भी लोगों को प्राउड कराया जाने लगा है कि नहीं आप नहीं बोल रहे हो, आप नहीं बोल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं है अच्छी बात, आपकी सोशल लाइफ जीरो हो गई भाई, नहीं है वो अच्छी बात। नौकरी लग भी गई तो जैसे तैसे करके तो डेली ऑफिस जाओगे वापस आ जाओगे, तभी तो मोनोटोनस लाइफ चलेगी, कोई सोशल लाइफ रह ही नहीं जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी नौकरी नहीं लगती, अच्छे पढ़ने में अच्छे होते हैं वो लोग, सारी चीजें अच्छी होती हैं। नौकरी लग भी जाएगी, रिटर्न मार्क्स के दम पे नौकरी ले लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू ही आपकी नौकरी लगवाएंगे, रिटर्न मार्क्स दिला देंगे नौकरी। बट फिर उसके बाद क्या, डेली जाओगे डेस्क पे बैठोगे वापस आ जाओगे, अपने लाइजनिंग नहीं करोगे, अपनी सोशल लाइफ नहीं बढ़ाओगे, ऑफिसर से बात नहीं करोगे, जवानों को मोटिवेट नहीं करोगे, उनसे बात नहीं करोगे, वो सब भी तो करना पड़ेगा। अपने कमरे में या अपने आप में बंद रह करके काम थोड़ा ही चलेगा। तो इसीलिए इन चीजों पे काम करो, अपनी डेली लाइफ में इन चीजों को इंकलकेट करो कि इंटरेस्टिंग बनो। समझे? इंटरेस्टिंग बनो, लोगों को समझाने की पावर रखो, लोगों से बात करने की पावर रखो। इन चीज में प्राउड मत लो कि नहीं हम तो ये चीज नहीं करते फिर भी यहाँ तक पहुंच गए। वो लक था, मेहनत थी, लेकिन
स्किल्स पे भी काम करो। ठीक है, तो जब ये सारी बात एंगेजमेंट पे चल रही है तो नेक्स्ट आती है कि एंगेजमेंट सिग्नल्स क्या होते हैं। तो अगर आप सामने वाले को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, सेकेंडरी चीज है, लेकिन सामने वाले को लगना चाहिए कि आप उसके साथ पूरे पूरे एंगेज हैं। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं एंगेजमेंट सिग्नल। ये वॉइस पे भी काम करता है और ये काम करता है बॉडी लैंग्वेज, ये दोनों के बीच में आता है। इसीलिए मैंने आपका टोन पे बता दिया, वॉइस पे बता दिया, बॉडी लैंग्वेज इसके बाद बताऊंगा। तो एंगेजमेंट सिग्नल्स में सबसे पहला आता है नोडिंग। ये जो गर्दन हिलाते हो ना, कभी लेफ्ट टू राइट, कभी अप टू डाउन, ये नोडिंग, ये एंगेजमेंट का सिग्नल होता है। वो देखा है एक पॉडकास्टर जो उनका आजकल काफी न्यूज में है, वो गर्दन हिलाता ही रहता है। समझ में नहीं आ रहा है पर नहीं पता उसे क्या बोल रहा है, बट ऐसे बहुत सारे हैं। आज पॉडकास्टिंग का तो ये भी चल रहा है, दो माइक लगाओ, दो कुर्सी रखो, पीछे दीवार पे कोई मोटिवेशनल कोट टांगो और हो जाओ शुरू। कुछ भी बोल दो, लोग मान लेंगे, क्योंकि माइक लगा हुआ है आपके मुंह के आगे। जिनके आगे मुंह के आगे माइक लगता है वो बहुत समझदार लोग होते हैं। तो वहां से जो वो नोडिंग का साइन है वो बहुत ज्यादा करते हैं, आपको उतना नहीं करना, बट ये साइन होता है कि जब सामने वाला बोल रहा हो आप बीच बीच में हल्का नोड कर दें, तो उसे ये लगे कि मुझे सुन रहा है और समझ भी पा रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करनी है कि गर्दन लगातार ही हिलाते रहो, उन्हें ही पकड़ के रोकनी पड़े कि रुक जा, या उन्हें पूछना पड़े कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उतना नहीं करना है, बट थोड़ा एंगेजमेंट का साइन होता है कि आप बीच बीच में हल्का हल्का नोट करते रहो कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। दूसरा जो बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है एंगेजमेंट सिग्नल में, वो है मिररिंग। मिरर करने का मतलब है कि जो बॉडी एक्शन, खासकर फेशियल, आपसे क्वेश्चन पूछते हुए या बात करते हुए या आपका आंसर सुनते हुए दिए जा रहे हैं, आप उनकी कॉपी करें। जैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछते पूछते, बात करते करते दूसरे मेंबर की तरफ देखते हैं, तो आप लगातार उनकी तरफ ही ना देखते रहे, वो जिस मेंबर की तरफ देख रहे हैं आपकी भी गर्दन उधर ही घूमनी चाहिए। तो ये थोड़ी मिररिंग करनी होती है, ये भी नहीं कि एग्जैक्ट कॉपी उतारने लगो। एग्जैक्ट कॉपी नहीं करनी है, बट थोड़ी सी मिररिंग आप कर सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन में। लाइक उन्होंने क्वेश्चन पूछते पूछते हल्की स्माइल दी, तो आप सुनते सुनते हल्की स्माइल कर दो। उन्होंने को क्वेश्चन काफी लाइटर नोट से पूछ लिया, हंसने लगे क्वेश्चन पूछते पूछते, तो आप भी थोड़ा सा हंसने के बाद ही आंसर शुरू करें। तो वो थोड़ी सी मिररिंग की जा सकती है, ये नहीं है कि गला ही फाड़ने लगा वहां पे, बट थोड़ी सी मिररिंग की जा सकती है। इससे एंगेजमेंट फील होती है कि ये पूरा इस तरीके से हमारी कन्वर्सेशन में एंगेज है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको लिटरली होना चाहिए एंगेज, और उन्हें आप में होना चाहिए। ये सारी चीज तो फेक करने की है। नहीं हो रहे हो तो क्या करना है। वैसे आइडियली सिचुएशन तो ये है कि आप नेचुरली उनकी कन्वर्सेशन में एंगेज रहो, तो ये चीजें अपने आप होने लगती हैं। और वो आपकी कन्वर्सेशन में एंगेज रहेंगे तो भी ये सब नेचुरली होगा। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है, तो ये थोड़ा सा फेक करने के लिए। इसमें एक चीज है कि एंगेजमेंट में आपका पोज या ब्रेक भी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन सुनने के बाद आप कितना पोज ले रहे हो, आंसर देते हुए बीच में कितना ले रहे हो, ये भी एंगेजमेंट है, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसे तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, पोज या ब्रेक्स कैसे ले सकते हैं, कितना लेना चाहिए, ताकि एनालिसिस करने का टाइम मिल जाए।
तो यहां तक क्लियर है। अब बात आती है बॉडी लैंग्वेज पे, जिसमें सबसे पहली चीज है आपका पोस्चर। बैठना कैसे, हैंड मूवमेंट कितने रखने, आई कांटेक्ट कैसा रखना, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, ये सारा पार्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे मैंने बताया कि 10 to 15% ये चीजें आती हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये सब आता है। तो सबसे पहला है पोस्चर। सिट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे बैठो, कभी भी झुक के मत बैठो। अगर आप आगे झुकते हो तो भी आपको डोमिनेटिंग सिचुएशन में माना जाता है, यदि आप पीछे झुकते हो तो भी आपको डोमिनेटिंग सिचुएशन में माना जाता है। आप लोग कभी कुछ बड़ी चीजें खरीदने गए हो, लाइक कार, घर, फ्लैट, प्लॉट, दुकान, गए हो कभी घर वालों के साथ में ऐसी किसी डील में, किसी भी चीज में, मतलब जो एक अच्छी खासी अमाउंट पे आती है, कुछ भी हो सकता है, और इसके बदले में एक जगह जहां पे कोई बड़ी डील नहीं थी। दोनों तरीके के सेल्समैन में काफी बड़ा फर्क होता है। जब आप कोई बड़ी चीजें खरीदने जाते हो तो जो सेल्समैन की बॉडी लैंग्वेज होती है वो काफी डोमिनेटिंग होती है। वो पहले जब पिच करेगा तो सीधा बैठ के करेगा, जब वो पिच दे रहा होगा आपको, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के, स्ट्रेट खड़ा होके, हाथ बिल्कुल आगे रख के या हाथ बिल्कुल पीछे रख के, देखिए सर ऐसा है वैसा है, ठीक है, वो बताएगा, फीचर्स बताएगा। लेकिन जैसे ही बात डील पे आने लगेगी वो डोमिनेटिंग होने लगेगा। जैसे आप उसके साथ जाके टेबल पे बैठोगे तो वो आगे की तरफ झुकेगा और टेबल पे दोनों हाथ रखेगा, वो डोमिनेटिंग पोजीशन में आने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप उसकी पसंद की डील से थोड़ा सा आउट होते हो, जैसे आपने पैसे काफी कम बता दिए या कोई नेगेटिविटी आप बताने लगे उसके प्रोडक्ट में, तो वो पीछे की तरफ झुकने लगता है। इसका दिखता है कि वो अब पुल आउट कर रहा है डील, वो अभी डोमिनेशन दिखा रहा है कि मुझे बेचना ही नहीं है, तुझे खरीदना है खरीद, नहीं खरीदना मत खरीद। तो ये दोनों ही सिचुएशन ये दिखाती हैं कि या तो आप डोमिनेट करना चाहते हैं या आप सिचुएशन से पुल आउट करना चाहते हैं। तो आगे से ये भी चीज ध्यान रखना, जैसे ही वो पीछे की तरफ हो, डोमिनेटिंग सिचुएशन में आप आ जाओ, आप आगे की तरफ झुक जाओ, वो वापस अपने आप सीधा बैठ जाएगा, वो उसके कॉन्शियसनेस में है। तो ये जो आगे की तरफ झुकना, पीछे की तरफ झुकना या कंधे नेड़े रखना, ये सब कुछ ना कुछ शो करता है। जैसे आप कंधों को झुका करके रखोगे तो अंडर कॉन्फिडेंस फील कराओगे, आप आगे की तरफ झुकोगे तो डोमिनेटिंग दिखाओगे, पीछे की तरफ झुकोगे तो पुल आउट सिचुएशन दिखाओगे। तो सबसे अच्छा है पिच करते हुए बिल्कुल सीधे बैठे, तो आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल सीधे बैठे, कंधों को छोड़ा रखें, गर्दन स्ट्रेट रखें, ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। जैसे अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कंधे झुके हुए हैं, ऐसा क्या वजन है कंधों पे भाई, जिम्मेदारी का, कंधे ही झुक गए, 24-25 साल की उम्र में कंधे झुक गए, तगड़े रहो। ठीक है, गर्दन स्ट्रेट रखो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, और अपने कंधों को चौड़ा करके रखो। ये पोस्चर में ऐसे ही रहना चाहिए। ये पोस्चर अटेंटिव भी है, सामने वाले को लगता है कि अभी आप लोग अटेंटिव हो, बिल्कुल सीधे बैठ रहे हो, हमें सुन रहे हो, ये अटेंटिव भी है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो आप अच्छे से समझ पाते हो, ये साइंटिफिकली प्रूवन। जब आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हो तो आप बहुत अच्छे से चीजों को सुन और समझ पाते हो, क्योंकि आपका ध्यान
फिर उसी रूम में होता है, आपका ध्यान उस रूम से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि आपका ध्यान है खुद को सीधा रखने में। सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, ये सिचुएशन आपके साथ कभी हुई है? जब आप बिल्कुल सीधे बैठते हो तो आप बिल्कुल सब कुछ सुन रहे हो, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे झुकने लगते हो, आपका दिमाग उस रूम से बाहर चला जाता है, उस सिचुएशन से, उस मीट से। अभी आप मेरे सामने भी बैठे हो, तो आप कुछ इमेजिन करने लगते हो कहीं और जाकर, और जैसे ही आप वो इमेजिनेशन में पहुंचोगे, तुरंत आपके कंधे झुकने लगेंगे, गर्दन नीचे की तरफ आ जाएगी और आप आगे की तरफ झुक जाओ। अब नहीं, कभी बाद में सोच के देखिए। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में अपने आप बॉडी ढीली पड़ जाती है, क्योंकि आपका दिमाग अब आपकी बॉडी से बाहर जा चुका है। अब कुछ और ही सोच रहे हो, मीट में हो पर कहीं और ही हो, कमरे में हो पर कहीं और ही हो, तो बॉडी ढीली पड़ जाती है। तो ये आपकी अटेंटिवनेस दिखाता है कि अगर आप सीधे बैठे हो, कंधे चौड़े हैं, गर्दन सीधी है, तो ये आपके अटेंटिवनेस दिखाता है कि आप यहीं पे प्रेजेंट हो। ठीक। तो पोस्चर बिल्कुल सीधा रखें, और जिस चेयर पे आप बैठेंगे, हो सकता है कि उसमें आर्म रेस्ट हो सकता है उसमें आर्म रेस्ट ना हो। आर्म रेस्ट का मतलब साइड के हत्थे हाथ रखने वाले, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब अगर आर्म रेस्ट है, तो अपने हाथ या आर्म रेस्ट पे रखें या अपनी थाइस पे रखें, ये डिपेंड करता है आपकी हाइट पे। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपकी हाइट काफी अच्छी है, आप कंफर्टेबल हैं आर्म रेस्ट पे अपने हाथ रखने में, बेशक रखिए, कोई डरने वाली बात। लेकिन अगर आपकी हाइट कम है और आर्म रेस्ट काफी ऊंचे हुए हैं, तो जबरदस्ती उन पे हाथ रखने की कोशिश ना करें, कबूतर बनने की कोई जरूरत नहीं। अपनी थाइस पे अपने हाथ रखें। आर्म रेस्ट ऊंचे हैं, हाइट कम है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको हाथ ऊंचे करके आर्म रेस्ट पे रखें, नहीं, अपनी थाइस पे रखें। और आर्म रेस्ट है ही नहीं, तो बहुत सिंपल सिचुएशन, अपनी थाइस पे अपने हाथ रखें। थाइस पे हाथ रखते हुए बिल्कुल ध्यान रखें कि मुट्ठी बंद ना हो, नर्वसनेस शो होती है। ओपन योर पाम एंड पुट ऑन योर थाइस। ठीक है, बार बार अपनी हथेली का, अपनी पाम का पसीना अपनी थाइस पे ना पहुंचे, एक जगह रखें, बड़े ही प्यार से रखें। हाथों में जकड़न ना हो, जबरदस्ती टाइट करके ना रखें, हाथों को बिल्कुल ढीला करके अपनी थाइस पे रख के छोड़ दें, कमर सीधे रखें, गर्दन सीधे रखें, बस। ठीक है, हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग देखते हो कि ग्रुप डिस्कशन टाइप में आप एसएसबी वगैरह में जाते हो ना, बिल्कुल हाथ भी सीधे रख लेते हो, थाइस से करके स्ट्रेट, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ भी सीधे, नहीं, हाथ उतने सीधे रखने की आवश्यकता नहीं। और रीढ़ की हड्डी या स्ट्रेट बैठने का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही डंडे की तरह बैठ जाओ, नॉर्मल रहो, सीधा करके। ठीक है, बिल्कुल ये भी नहीं है कि उसका आर्क ही बना दिया, छाती निकाल ली बाहर, सीधे बैठ जाओ आराम से, कंफर्टेबल सिचुएशन। उसका धनुष बनाने की जरूरत नहीं है कमर में, कि छाती बाहर निकाल के पीछे से धनुष बना दिया। ठीक है, इसके बाद है बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट। अब यहाँ पे देखो, मेरा कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है कि स्माइलिंग और आई कांटेक्ट मैक्सिमम मॉक इंटरव्यूअर्स के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और आपको इसके अलावा फीडबैक ही नहीं मिलेगा। मेक योर आई कांटेक्ट, कीप स्माइलिंग। कहीं भी इंटरव्यू लेने चले जाओ, ये दो फीडबैक तो रिटर्न में है। आई कांटेक्ट अच्छा नहीं है, स्माइल कर दो। देखो, मेरा सीधा मानना है, दंत कांति का ऐड करने नहीं जा रहा। ठीक है, तो दांत दिखाने मैं नहीं मानता कि उसने जरूरत है। हल्का स्माइल एंगेजमेंट के लिए ठीक है, आप बता रहे हो एंगेज हैं हम आपके साथ, ठीक है, जबरदस्ती का मत हो। क्वेश्चन नेशनल सिक्योरिटी पे है, सिचुएशन पे है, लेकिन आपने प्रैक्टिस कर रखी है, नहीं मैं तो हंसूंगा ही, सीरियसनेस शो ही नहीं होती। तो एक प्रोफेशनल जगह जा रहे हो, प्रोफेशनलिज्म में हंसना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। मैं यहाँ पे काफी अलग सोचता हूँ बाकी लोगों से, कि हल्की बहुत स्माइल ठीक है, नेचुरली आती है। बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, लाइटर नोट पे पूछा गया है, थोड़ा स्माइल कर दो, एंगेजमेंट के लिए बीच बीच में हल्का कर दो, मिररिंग करते हुए कर दो, वो हल्की स्माइल कर रहा है आप भी कर दो, वहां तक ठीक है। लेकिन जबरदस्ती आंसर करते हुए हंसना,
जबरदस्ती स्माइल करना मुझे नहीं लगता कि ठीक। तो मिररिंग के लिए ठीक है, एंगेजमेंट के लिए ठीक है, वहां तक ठीक है। कोई लाइटर नोट पे क्वेश्चन है वहां तक ठीक है, लेकिन मैक्सिमम इंटरव्यू जो आपका सीरियसनेस पे चल रहा होगा उसमें जबरदस्ती की स्माइल नहीं करनी। नेचुरली आ रही है थोड़ी बहुत, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्ती की नहीं करनी। ठीक है। फिर है आई कांटेक्ट, कि आई कांटेक्ट बना के रखो। बिल्कुल आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए, लेकिन जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा है सिर्फ उसकी तरफ। बाकी सबकी तरफ बीच बीच में आंसर करते हुए, अगर आपका 50 60 70 80 सेकंड का आंसर है तो बाकी सबकी तरफ एक एक बार देख लो, मोर देन सफिशिएंट। ये नहीं है कि वहां बहंगे होकर बैठे हैं सभी की तरफ जबरदस्ती घूर घूर के देख रहे हैं। जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम टाइम उन्हीं की तरफ देखते हुए, उन्हीं को मिरर करते हुए आंसर दें। लेकिन अगर आंसर लंबा है, 30 40 सेकंड 50 से ज्यादा है, तो बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ भी देखते हुए हल्का नोड कर दें, उन्हें भी लगे कि उनके साथ भी एंगेज हैं, आप उनसे भी बात कर रहे हैं, कि सिर्फ एक इंसान से वहां पे बात नहीं कर रहे हैं। तो हल्की आई कांटेक्ट और हल्का नोडिंग उनके लिए भी दे। ठीक है। तो जबरदस्ती का सबके साथ में आई कांटेक्ट बनाने वाली बात बिल्कुल गलत है, सबके साथ में नहीं करना चाहिए कि वो घूरे जा रहे हैं, नहीं। जिसने क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम उसी के साथ रखें, और वो भी घूरने वाला नहीं। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि उसकी आंखों में, बिल्कुल उसकी आत्मा में झांक दो, उसके अंदर नहीं घुसना है, बस उसे देखना है कि, ताकि मिरर कर सके, उतना ही काफी होता है। वहां पे घोस्ट राइडर बनने की जरूरत नहीं है कि मैं तेरे आज अंदर के पाप देख लूंगा झांक करके तेरे, उतना आई कांटेक्ट जरूरी नहीं है। ठीक है। तो प्यार से देख लो, जैसे ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है, देखो मगर प्यार से, बस उतना ही। फेशियल एक्सप्रेशन, टेंशन लाइन ना लेके आए माथे पे। जैसे अभी आप लोग बहुत सारी मेरी बात सुनते हुए भौं ऊपर चढ़ा लेते हैं, तो सिकोड़ लेते हैं, टेंशन लाइन आ जाती है, ये ना करें। हल्की स्माइल रखें, बहुत ही हल्की, दांत ना दिखाएं। ठीक है। पलके बहुत ज्यादा ना झपकाएं, और आई कांटेक्ट ठीक ठाक रखें, बस यही फेशियल एक्सप्रेशन है। बहुत ज्यादा भौं का इस्तेमाल ना करें। जैसे अभी मैं कुछ लोगों का देख रहा हूँ, ये इधर उधर मुंह मत बनाया करो, सीधे बैठा करो। तो नॉर्मल फेस रखो, यही फेशियल एक्सप्रेशन है। कोई अलग से एक्सप्रेशन लाने की जरूरत नहीं है कि फेशियल एक्सप्रेशन में कुछ अलग से चीजें सिखाऊं कि ऐसा एक्सप्रेशन ले आओ वैसा ले आओ, नहीं। यहाँ पे कोई आपकी अदाएं नहीं देख रहा है। तो नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन ही बेस्ट फेशियल एक्सप्रेशन है। ठीक है। कोई बहुत ज्यादा इन पे काम करने की जरूरत नहीं है कि हम तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या ही करेंगे अंदर जाकर। फिर है जेस्चर, हैंड जेस्चर। मिनिमल रखें, सीधी एक साफ सलाह, मिनिमल रखें। जैसे मैंने बताया कि हाथों को थाइस पे रखें, बहुत ज्यादा हैंड जेस्चर की जरूरत नहीं है। एक आध बार हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे नहीं रखना है। सारी चीजें में समझ में आई। अब ये सारी चीजें मिला करके दिखाएंगे कि आप कितने एंगेज हो। इन्हीं में आती है आपकी लर्निंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। क्लियर। तो बस यही था। अब इसके बाद मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों की प्रोसेस होने वाली है। जो पहले गए हुए हैं वो उस चीज को वेरीफाई कर देंगे। तो आपके इंटरव्यू की सुबह या दोपहर जब भी आप जाएंगे, आप यूपीएससी के गेट पे पहुंचेंगे।
वहां पे 2 या 3 सीआईएसएफ के गार्ड खड़े हुए होंगे। आपको आपका सामान निकालने के लिए बोलेंगे, वो सामान निकाल करके आप उनकी ट्रे में रखेंगे, चाहे वो पर्स हो, मोबाइल हो, जो भी कुछ हो। वो चेक कराएंगे, अंदर जाएंगे, आपको एक रूम की तरफ गाइड किया जाएगा, एक हॉल की तरफ। वहां पे आप अपना बैग और मोबाइल सबमिट करेंगे, आपको बदले में एक टोकन मिलेगा, उस टोकन पे आपका टेबल नंबर लिखा हुआ होगा। आप उस टेबल पे जाएंगे जहाँ पे वो नंबर लिखा है, वहां पे बैठ जाएंगे। वहां पे एक एमटीएस या क्लर्क, जो भी कोई फ्री होगा, वो आपके पास आएगा, आपको अटेस्टेशन फॉर्म्स वगैरह देगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेगा, सारे एक एक करके बुलाएगा, चेक करेगा फॉर्म भरने के बाद में। और ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपको वापस उसी टेबल पे बैठा दिया जाएगा। फिर जब आपकी बारी आएगी तो एक एमटीएस या क्लर्क आपके पास आएगा, आपका नाम लेगा, आपको अपने साथ चलने के लिए कहेगा, आपकी स्क्रीनिंग कराएगा, चेकिंग कराएगा, और आपको मैक्सिमम टाइम, ऐसा ही होता है, बाकी एक आध बार इधर उधर हो सकता है, आपको दूसरी बिल्डिंग में लेकर के जाएगा जहां पे इंटरव्यू बोर्ड बैठे हुए होते हैं। ठीक है, वहां पे आमने सामने बराबर बराबर रूम्स होते हैं। आपको किसी एक रूम के सामने बैठा दिया जाएगा, जो भी आपका इंटरव्यू बोर्ड होगा, गेट के सामने। वहां पे बेंच लगी हुई होगी, चेयर लगी हुई होगी, बेंच हो सकती है, चेयर हो सकती है, दोनों ही हो सकता है, क्योंकि रूम टू रूम डिपेंड करता है। आपको वहां पे बैठा दिया जाएगा, और वो जो एमटीएस या क्लर्क होगा वो आपको बोलेगा कि जब हम कहेंगे तभी आप अंदर जा सकते हैं। फिर जब आपका नंबर आएगा तो वही एमटीएस या क्लर्क, जो भी कोई होगा, वो आपके लिए गेट खोलेगा और आपको कहेगा कि आप अंदर जा सकते हैं। ठीक है, वही आपके लिए गेट खोलेगा। आप अंदर जाएंगे, चेयर पे बैठेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो आपको कहेंगे योर इंटरव्यू इज ओवर, आप बोलेंगे थैंक यू, उस करके बाहर आ जाएंगे। दौड़े दौड़े जाएंगे, अपना पर्स मोबाइल उठाएंगे, यूपीएससी के बाहर जाके खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे, ऑटो पकड़ेंगे, घर आ जाएंगे। ठीक है, ये तो है प्रोसेस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आपका इंटरव्यू होता ही आप घर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी सबका वेट करेंगे, सब साथ में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा, तुरंत आप बैग उठाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है यूपीएससी गेट के बाहर फोटो खिंचाना। तो वो नहीं छोड़ना है। हाँ, जिनका फर्स्ट इंटरव्यू है, तो फर्स्ट क्या, टीए तो शायद हर एक में देते हैं, ये यूपीएससी तो हर एक में देती है ना आप लोगों को। तो हाँ, आप अपना टीए ले सकते हैं, आपको पैसे मिलते हैं भाई अपने किराए के, वो टीए ले लेना। अटेस्टेशन के टाइम पे टीए फॉर्म भरा लिया जाता है वैसे। ठीक है, तो अटेस्टेशन के टाइम पे जिनका टीए है वो टीए ले सकते हैं। यूआर वालों को मिलेगा, हाँ भाई, सबको मिलता है, पैसे सबको मिलते हैं। अपना किराया आप लोग ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू देने का आपको पैसा मिल जाएगा, जो भी कुछ आपका किराया लगाओ घर से लेकर यूपीएससी तक, उसका जस्ट डबल आपको दे दिया जाता है, क्योंकि वापस भी जाना है। इसमें शायद थर्ड एसी ट्रेन तक दे देते हैं, पता नहीं मुझे अब कितना देते हैं, मेरे टाइम पे थर्ड एसी तक ही देते थे। और अगर रूट आपका अलग है तो आपका, या आप अपने व्हीकल से आए हैं, तो पेट्रोल बिल्स वगैरह भी लगवा लेते हैं। तो वो चीज आप अपने देख लेना, डॉक्यूमेंट्स पूरे करके जाना, अगर आपको वो अपना टीए वगैरह भी लेना है। अटेस्टेशन फॉर्म के टाइम पे जब वो आपको भरा रहे होंगे फॉर्म, आपके टेबल पे बैठा के, तभी टीए फॉर्म भी भरा लेंगे। ठीक है, जिनके बिल टिकट वगैरह में दिक्कत होती है, उन्हें बाद में रोक लिया जाता है थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू के बाद। जिनका कोई दिक्कत नहीं होती, उनका तुरंत क्लियर करके भेज दिया जाता है। तो अगर आप दिल्ली वगैरह से ही हो, आसपास से ही हो, तो फिर तो टीए वगैरह में टाइम बर्बाद मत करना, कोई खास मिलेगा नहीं। हाँ, आ रहे हो बहुत दूर से, लाइक आप झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं से आ रहे हो, तो अपना टीए ले लेना, फिर अच्छा खासा मिलता है। लेकिन यहीं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुखर्जी नगर, कहीं यहीं से हो तो फिर तो टाइम बर्बाद मत करना। ठीक, तो ये तो है आपकी प्रोसेस। अब बात करते हैं एथिक्स पे, कि आपको वहां पे बिहेव कैसे करना है। देखो, सबसे पहले किसी से भी कोई बदतमीजी नहीं करनी, चाहे वो सीआईएसएफ गेट पे खड़ी हो, अंदर एमटीएस क्लर्क, अटेस्टेशन फॉर्म फिलर, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफायर, जो भी कोई हो, किसी से भी, कोई भी
ना उल्टा बोलना है, ना ही कोई बदतमीजी करना है, ठीक है। इस पे आपके इंटरव्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी पे काफी फर्क पड़ेगा। किसी से भी कोई भी बात गलत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि सामने वाला जब धमकाएगा तो पूरा कॉन्फिडेंस रूम के बाहर ही उतर जाएगा। आप वहां पे कैंडिडेट हो, आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि यू आर गिविंग इंटरव्यू इन द यूपीएससी, ठीक है। उनके लिए रोज का काम है 200 की भीड़ संभालना, 200 250 की। सिर्फ आप लोगों के इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, यूपीएससी में रोज, डेली 100 150 के कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होते हैं, डेली, अदर देन सैटरडे संडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडे, ठीक है। सिर्फ आपका एग्जाम नहीं है, सिर्फ सीएपीएफ नहीं है, सिर्फ सीएससी नहीं है, आईएएस है, इकोनॉमिक सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विस है, और ये सारे एग्जाम है। इन एग्जाम के अलावा भी एक प्रोसेस होती है जिसे रिक्रूटमेंट पेपर्स बोलते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट बोलते हैं, आरटी। आप लोगों ने शेड्यूल में देखा है ना, जब वो कैलेंडर आता है तो उसमें आरटी लिखा हुआ होता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट। उनके भी इंटरव्यू हो रहे होते हैं, डेप्यूटेशन इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, जिनकी तैयारी मैं भी कराता हूँ। अदर डिपार्टमेंट्स में डेप्यूटेशन हो रहे होते हैं, वो भी यूपीएससी ही लेती है, ठीक है। तो वहां पे रोज 100 150 इंटरव्यू हो रहे हैं, लगातार इंटरव्यू हो रहे हैं। तो भाई आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आपको लग रहा है कि यू आर स्पेशल, आप पेपर क्लियर करके आए हो, नहीं, उनके लिए भीड़ हो, सिर्फ भीड़। तो अगर कुछ भी आप ऐसा करोगे, पहली बात तो ये एथिकल ही नहीं है कि आप किसी के साथ बदतमीजी करो, कुछ उल्टा बोलो, ठीक है, बहुत गलत चीज है। दूसरी बात, 1% करोगे भी तो आप वहीं पे झाड़ दिए जाओगे सबके सामने। बहुत भयंकर बेइज्जती करते हैं फिर वो। वहीं पे बैठा करके पता चलेगा 50 लोग बैठे हुए हैं, सबके सामने धमका रहा है आपको कोई अंकल, सारा कॉन्फिडेंस तो वहीं उतर जाएगा, और इंटरव्यू खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो दोनों ही तरीके से गलत है। एथिकल भी नहीं है कि आप किसी के साथ में कुछ ऐसा करो, और दूसरा आपके लिए बेनिफिशियल भी नहीं है, ठीक। तो काफी पोलाइट रहना है, जो कोई जो कहे वो प्यार से मान लेना है, समझ लेना है। काउंटर क्वेश्चन करना है, काफी सॉफ्ट वॉइस में पूछो कि सर इसका क्या करूं, इसमें क्या करना है। जैसे फोटो वगैरह लगाने की बात होती है, साइन वगैरह, तो बड़े ही प्यार से बोलो, सर यहाँ पे साइन करना है। ये मत बोलो कि अरे तूने बताया तो था नहीं कहाँ कहाँ साइन करना है, वो झाड़ देगा पकड़ के। बोलेगा कि यहाँ कैसे आ गया, ग्रेजुएट हो गया कैसे, पैसे दे के पेपर पास हुआ है, कहाँ से कराया था, झाड़ देगा पकड़ के। आ जाते हैं उठ के, पढ़ना लिखना आता नहीं, यूपीएससी में इंटरव्यू देने आ जाए, वो ऐसी ऐसी बातें सुनाएगा, कॉन्फिडेंस 6 फुट जमीन के नीचे। तो जो भी बात करनी है बहुत पोलाइटली करो, ठीक है। तो ना आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, ना पर्सनैलिटी के लिए। तो जितना वो कहें वो करते रहो, उनके साथ साथ चलते रहो, उनके पीछे पीछे चलते रहो, वो सारा आपको बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा देते हैं। दूसरी बात, एथिक्स में, जब आपको रूम के बाहर बैठाया जाए तो नर्वस नहीं होना। ये एथिक्स में नहीं, आप ही के इंटरव्यू के लिए अच्छा है। डीप ब्रीथिंग करें, क्योंकि वहां पे बैठ के डर लगता है। कोई ओवर थिंकिंग ना करें, बचें उस चीज से। अपने अच्छे मोमेंट्स को याद करें, ज्यादा बेहतर रहता है। लाइक आप सोचें कि रिजल्ट आ जाएगा तो कैसा रहेगा, या यहाँ से जाऊंगा तो बाहर फोटो लूंगा, सोशल मीडिया पे लगाऊंगा, टोरा बनाऊंगा, ठीक है, उस टाइप। अच्छी चीजों को याद रखें, अच्छी चीजें सोचें। मतलब ओवर थिंकिंग ना करें, कहने का मतलब ये है कि अंदर क्या हो रहा है, वो किससे क्या पूछ रहा हूँ, मुझसे क्या पूछेंगे, वो सब ना सोचें, उससे नर्वसनेस बढ़ती है, ठीक है। तो जो भी सोचो पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। एटलीस्ट ये सोचें कि 1 साल की प्रोसेस खत्म हो रही है, देखते हैं रिजल्ट क्या है, राइट। कि आज ये टेंशन खत्म हो जाएगी, 4 महीने से 5 महीने से टेंशन, इंटरव्यू देना, इंटरव्यू देना, इंटरव्यू देना। इंटरव्यू की एक खास बात होती है, चाहे वो एसएसबी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, या वो किसी भी चीज का हो, वो अच्छा जाए या बुरा, बाहर आके मजा बहुत आता है, क्योंकि एक बर्डन सा उतर जाता है।
हल्का हल्का फील होने लगता है कि जैसा भी थक गया। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा नहीं सोचना है, अच्छे मोमेंट्स को याद करो, अच्छी इमेजिनेशन करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात, जब आपके लिए गेट खोला जाए तो जिसने गेट खोला उसे भी थैंक यू बोले। ठीक है, एसएसबी के केस में नहीं आता, वो आपको नहीं आता, मुझे तो आता है, मैं अपना बता रहा हूँ। जो बहुत ज्यादा सीरियस हैं उन्हें किसी चीज में नहीं आता, और मैं सीरियस होना पसंद नहीं करता, अच्छी चीज नहीं है वो। सीरियस होना अच्छा नहीं होता। हाँ जी, तो जो आपके लिए गेट खोले उसे थैंक यू बोलो। प्लस ये जो आपकी हरकतें हैं स्नीकिंग की, गेट खोलोगे तो गर्दन अंदर डालोगे पहले, तो ठेके से दारू लेने नहीं जा रहा कि उसमें गर्दन डालो। ठीक है, पूरी एंट्री लें पूरी बॉडी के साथ, ये नहीं कि पहले झांक के गर्दन घुसाई फिर कंधे घुसाए और फिर वहां पे पूछ रहे हैं मैं आई कम ही। आधा तो आ ही गया ना ऑलरेडी, ऊपर ऊपर का। तो ये हरकतें नहीं करनी है। कोई आपके लिए गेट खोले, आप पूरे ही एंटर करें और गेट के पास ही खड़े होकर के पूछे मैं आई कम। ठीक है, तो गर्दन घुसा करके ना पूछे, ये अच्छा नहीं लगता। फिर जब आपको कहा जाए कि यस यू कैन या कम इन, कुछ भी कहा जाए, पोलाइटली जाइए, अपनी चेयर के पीछे खड़े हो जाए, क्योंकि जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए खड़े रहो। वो यूपीएससी की चेयर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। तो कुर्सी के पीछे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ पीछे रखे, स्ट्रेट नहीं खड़े होना है, दोनों हाथ पीछे। ये फॉर्मल पोजीशन होती है। ठीक है, जिसे एट ईज बोलते हैं इन दी फोर्सेस। तो आप ठीक ठाक मुद्रा में खड़े रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, वो एनसीसी वाली मुद्रा में नहीं खड़े होना है, फौज की मुद्रा में नहीं खड़े होना है। पीछे दोनों हाथ रखिए, सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर वो आपको कहेंगे कि बैठिए प्लीज सिट, जो भी कुछ कहें। आप पीछे से साइड से होते हुए जाएंगे चेयर की, यही करते हुए साइड में जाते हुए आप एक हाथ से अपने कोट का बटन खोलें, अगर आपने कोट लगाया पहना हुआ है तो। नहीं पहना हुआ है तो कोट ना खोलें, अच्छा नहीं लगेगा ना, खामखा एक्टिंग करते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी ग्रीट, अरे जब आप मे आई कम इन पूछोगे पीछे जाके खड़े होगे तो सबसे पहले ग्रीट ही करना होगा। मैं अभी बॉडी लैंग्वेज पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एथिक्स पे बात कर रहा हूँ, वो तो आपका प्रोसेस का पार्ट है, आपने जा बोलो, आप ग्रीट कर दिया, चेयर के पीछे खड़े होकर ग्रीट कर लो। मे आई कम इन पूछने के बाद जैसे ही आप चेयर तक जा रहे हो वहां तक ग्रीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब आप चेयर पे बैठने जा रहे हो, आपको कहा जाए बैठ जाइए, जब आप चेयर पे बैठने जा रहे हैं तो आप अपने एक हाथ से अपने कोट का बटन खोलें, क्योंकि एक ही बटन लगा होना चाहिए, दोनों नहीं लगाने होते, और वो एक ही हाथ से एक ही बार में खुल जाना चाहिए। सिचुएशन सारी आइडियल है, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये सारी आइडियल सिचुएशन है, ऐसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ तो आपका इंटरव्यू खराब गया या किसी और को उससे मार्क्स नहीं मिले, ऐसा कुछ नहीं है, इस आइडियल सिचुएशन। ठीक है, तो जैसे ही आप चेयर के साइड से होते हुए उसके फ्रंट में जा रहे हैं, वहाँ आपका एक हाथ से आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड जिससे भी आप काम करते हैं उससे आपका कोट का बटन खुल जाना चाहिए। और फिर बैठने से पहले आप अपनी टाई के ऊपर अपनी दोनों उंगलियां रखेंगे, नोट पे गले पे। ठीक है, रख के देखो, दो उंगलियां अपने गले पे जहां टाई की नोट होती है। ठीक है, दो उंगलियां प्रेस करके और उस टाई को नीचे पेट की तरफ स्लाइड करते हुए पीछे चेयर पे बैठ जाए। नीचे की तरफ स्लाइड करो ये दोनों उंगलियां, और इसे ऐसे स्लाइड करते हुए टाई को और पीछे की तरफ बैठ जाए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी टाई कुत्ते की जीभ की तरह बाहर लटक जाएगी। ठीक है, और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात,
अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो बाहर तो लटकेगी ही, फिर वो सही पोजीशन में नहीं रहेगी। तो आपको बैठने के बाद उसे सही पोजीशन में करना होगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो कोट का बटन खोलिए, कोट को सही करिए, टाई को पीछे की तरफ स्लाइड करते हुए सीधा बैठ जाइए, तो सब अपने आप पोजीशन में रहेगा। ठीक, वहां से इंटरव्यू पैनल लेना शुरू करोगे। इंटरव्यू, ठीक है। फिर जब आपको बोला जाए योर इंटरव्यू इज ओवर, आप पहले खड़े होइए। खड़े होने के समय भी आप अपने टाई पे हाथ रखेंगे और खड़े होंगे और खड़े होके बोलेंगे थैंक यू। मुड़ेंगे, सीधा गेट खोलेंगे, बाहर आ जाएंगे और चैन की सांस लेंगे। क्लियर? भागे भागे उसी रास्ते से वापस जाएंगे अपने हॉल की तरफ। टीए लेना है तो लेंगे, नहीं लेना है बैग उठाएंगे, मोबाइल लेंगे और बाहर आ जाएंगे। बहुत सिंपल। रही बात ग्रीट करने की, तो जब आप मे आई कम इन कह के अपनी चेयर तक जा रहे होंगे या चेयर के पीछे खड़े होंगे, आप उस पोजीशन में कहीं भी ग्रेट कर सकते हैं, खड़े भी होकर के, चलते हुए भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोशिश करें कि चेयर के पीछे जाके जैसे खड़े होंगे तो वहां से ग्रेट करें। कोई लेडी मेंबर है उन्हें पहले ग्रीट करेंगे, कोई लेडी मेंबर नहीं है तो सीधा सीधा गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोलेंगे और खत्म करेंगे। कोई लेडी मेंबर है तो बोलेंगे गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून सर। ठीक, लेडी मेंबर नहीं है तो सीधा बोलेंगे गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, जो भी कुछ। लेकिन लेडी मेंबर है तो उन्हें पहले ग्रीट करेंगे। क्लियर? पूरी प्रोसेस समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आते हैं ड्रेसिंग सेंस पे। ड्रेसिंग सेंस में छोटी सी बात है, शादी वाले कपड़ों में नहीं जाना है। मतलब बहुत ज्यादा चमकदार, शाइनी, रिफ्लेक्टिव उस टाइप के कपड़े ना हो, आई कैचिंग ना हो। कोई भी कपड़ा आई कैचिंग ना हो। कलर, ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करता जैसे कि रेड, कि आप रेड पहने, वो आई कैचिंग होता है। येलो आई कैचिंग होता है। तो कुछ भी ऐसा ना पहने कि आपको पहले ही जज कर लिया जाए कि ये क्या कार्टून है, उस टाइप। तो कुछ भी आई कैचिंग ना पहने, फॉर्मल रहे, अच्छा रहेगा। आप यूज कर सकते हैं बेज, आप यूज कर सकते हैं ब्राउन, आप यूज कर सकते हैं ब्लैक, आप यूज कर सकते हैं नेवी ब्लू। ठीक है, ये इनमें से कोई भी आई कैचिंग नहीं होता। आई कैचिंग होता है येलो, रेड, स्काई ब्लू या शाइनी ब्लू, जिसमें शाइन आती है। ठीक है, दूसरी बात, कपड़ों पे कोई भी एम्बलम टाइप ना हो। ठीक है, वो जो बने हुए होते हैं ना, किसी पे ब्रांडिंग होती है, किसी पे कुछ होता है पॉकेट पे या कॉलर पे कोट के, ऐसा वो ना हो। प्लेन कपड़े रखें, फॉर्मल से। किसी के कॉलर पे क्या होता है कि कोट के कॉलर पे वो एक रूमेदार कपड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसे, उसकी पट्टी वगैरह लगी हुई होती है। तो कुछ ऐसा ना हो, बहुत ही फॉर्मल और सिंपल कोट पैंट हो आपके पास। आपकी शर्ट लाइट कलर की होगी और कॉटन पैंट डार्क कलर की होगी। आपकी शर्ट डार्क कलर की नहीं होगी। आपकी टाई कोशिश करेंगे कि एक कलर की ना हो, कोशिश करेंगे। स्ट्राइप्स हो, डॉट्स हो, पिंस हो, बेहतर रहेगा। एक कलर की रखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं है, जो भी मैं बस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी कंपलसरी नहीं, सिर्फ आइडियल है। ऐसा भी है कि आप देखोगे कि किसी ने बिल्कुल ही लाल कलर की चमकदार टाई पहन रखी थी, वो स्टिल उसके मार्क्स अच्छे आ गए। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा कुछ होता है, मैं सिर्फ आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अभी आप खरीदने वाले हो तो ठीक ठाक खरीद लो,
और जिसके पास ऑलरेडी है मैं मना भी नहीं कर रहा, आपके पास लाल टाई है लगा के दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर खरीदने वाले हो तो थोड़ा सा देख के खरीद लो, और क्या है ना। तो कोशिश करें कि इनमें से ही कोई कलर कॉम्बिनेशन आप पहने। शूज लेदर के रखें, फॉर्मल्स रखें, आप ऑक्सफोर्ड रख सकते हैं, ज्यादा पिन पॉइंटेड ना रखें। वो चोंच वाले होते हैं ना जूते, वो छपरी पहनते हैं शादी में, चोंच वाले चमकदार शाइनी, मुंह दिखता है उनमें, उन्हें अपना नहीं दिखता पर उन्हें, उन्हें पता चल जाए छपरी लग रही। तो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा चमकदार चोंच वाले वो चीजें ना पहने। ऑक्सफोर्ड पहन लें। फीमेल कैंडिडेट्स का ड्रेस कोड मैम सेम होता है, फीमेल में कोई अलग नहीं है। आप कोशिश करें कि आप भी सेम ही कपड़े पहने, क्योंकि फौज के लिए जा रहे हैं तो साड़ी सूट वगैरह रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, सीएससी में जाते हैं साड़ी पहनिए, सूट पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फौज के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा पैंट शर्ट पहनिए, कोट पहनिए। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे साथ एक कॉन्ट्राडिक्शन और बहुत बड़ा आता है। मैं लड़कियों को टाई पहनने के लिए रिकमेंड नहीं करता, बाकी लोग करते हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं लड़कियों को टाई पहनने के लिए रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उनके फॉर्मल ड्रेस कोड में टाई नहीं होती। अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने देखा है, पढ़ा है, समझा है, जाना है, उनके फॉर्मल ड्रेस कोड में टाई नहीं होती। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप लगाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन बाकी जो ड्रेस कोड है वो आपका लड़कों जैसा ही रहेगा, क्योंकि फौज के अंदर भी है। ठीक है, तो आप वही पहने। तो इनमें से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज करें। प्लस फॉर्मल्स में कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आपकी पैंट और आपका कोट एक ही कलर के होने चाहिए, उन्हें अलग अलग कलर में नहीं पहनना होता। फॉर्मल्स का यही रूल होता है। ठीक है। शूज आप केवल तीन कलर में यूज कर सकते हैं, ब्लैक, टैन एंड ब्राउन। केवल ये तीन कलर कॉम्बिनेशन में आप शूज पहन सकते हैं। सफेद लेदर मत पहनिएगा। ठीक है, आजकल लेदर भी ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, पता नहीं क्या क्या रहता है। तो लेदर में सिर्फ तीन ही ऑप्शन है, या तो टैन पहनिए, ब्राउन पहनिए, या ब्लैक पहनिए। और बाकी जो आपका पूरा अटायर है जिसे आप कोट पैंट में रखेंगे, वो है आपका, मैंने बताया, बेज रख लीजिए, ब्राउन रख लीजिए, ब्लैक रख लीजिए, नेवी ब्लू रख लीजिए। ठीक है। जैसे आप नेवी ब्लू पहनने वाले हैं तो क्रीम कलर की शर्ट पहन लीजिए, व्हाइट कलर की शर्ट पहन लीजिए, लाइट पिंक पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके ऊपर नेवी ब्लू अटायर डाल लीजिए, और फिर एक टाई रख लीजिए जिसका कलर नेवी ब्लू हो, उसमें व्हाइट डॉट्स हो, मतलब शर्ट के कलर की डॉट्स हो। ठीक है, शर्ट के कलर की स्ट्राइप्स हो। तो जो आपकी टाई मैचिंग मैक्सिमम करती है, वो करती है कि जो आपको उसका टाई का बेस कलर हो वो आपके कोट का कलर हो, और जो स्ट्राइप के डॉट्स हो वो आपकी शर्ट का कलर हो। तो वो सबसे ज्यादा मैच करती है। बाकी आप अपने फैशन डिजाइनर से पूछ सकते हैं, जो भी आपका कोई हो। ठीक है। या फिर आप लोगों के इंटरव्यूज देख सकते हैं, यूपीएससी के बाहर के फोटोज देख सकते हैं, देख लो कौन अच्छा लग रहा है। ठीक है। जो कैंडिडेट्स मुझे फोटोज देते हैं साथ में एडिट करने के लिए, उनके मैंने इंस्टा पे डाले हुए हैं, उनमें से देख लो किसका कोट ज्यादा अच्छा लग रहा है, कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाइट वेट के कलर के हिसाब से भी चीजें अच्छी लग जाती है ना, बदल जाती है थोड़ी बहुत। तो आप उनमें से भी देख सकते हैं। ठीक है। क्लीन शेव रहेंगे मैक्सिमम, मैं रिकमेंड करता हूँ। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप दाढ़ी मूछ के साथ जा सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं रिकमेंड करता हूँ क्लीन शेव। मूछ रख सकते हैं, दाढ़ी तो काट ही नहीं तो बेहतर। ये एडवाइस लड़कियों के लिए नहीं है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? नहीं है? ठीक है, जा सकते हैं, धन्यवाद। हाँ जी नीतीश जी, क्या हुआ?
सर ये मूछ हटाने कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? कुछ बोलते हैं कि मूछ रख के थोड़ा मैच्योरिटी दिखती है। नहीं, मूछ रख लो, हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि मूछ से मैच्योरिटी दिखती है, बिल्ली की भी होती है मूछ। आपको आपका फेस ज्यादा जैसे सूटेबल लगे उसके हिसाब से रखिए। ठीक है सर। और सर वो आपने बताया था कि गैप अगर है तो उसको कैसे जस्टिफाई करें सर? जैसे अभी इंटरव्यू होगा तो 500 हो जाएगा सर मेरे को 5 साल का। सर वो अलग चीजों को मैं अलग तरीके से अलग जगह ही बताऊंगा। यहाँ पे आप जो मैंने आज पढ़ाया है उसमें डाउट पूछिए। लास्ट सेशन था सर इसलिए पूछ लिया। मैंने बताया ना, लास्ट सेशन है सिखाने का। बाकी मैं आता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है सर। आप कहीं भी मौक दोगे वीडियो मेरे तक ही आती है, मुझे पता होता है। हाँ जी निकेत जी। नहीं सर, सबको इंडिविजुअली ग्रीट नहीं करना होता। सारे मेल मेंबर्स हैं तो एक बार में बोल दीजिए, फीमेल मेंबर है उन्हें एक बार ग्रीट करके बाकी सबको एक बार में बोल दीजिए। इंडिविजुअली ग्रीट नहीं करना होता। हाँ जी निकेत जी बोलिए। सर जब इंटरव्यू इंट्रोडक्शन के लिए बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें सर इंक्लूड करनी है? अरे सर वो चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने जो आज बताया उसमें से डाउट पूछिए ना, ऐसे तो फिर सबके अपने पर्सनल डाउट आते रहेंगे, 4 घंटे भी खत्म नहीं होगी। जो आज बताया उसमें डाउट पूछिए। हाँ जी आर्यन कुमार जी। सर एक तो अटायर का आपने बताया था, उसमें कोट पहनना मैंडेटरी होता है, फिर नहीं हम बिल्कुल फॉर्मल नहीं। शर्ट पहन। नहीं, फॉर्मल ओके शर्ट पैंट पहन सकते हैं, कोट पहनना कोई मैंडेटरी नहीं है। खासकर जून में इंटरव्यू होने वाला है तो बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। ओके सर। सेकेंड थिंग कि जैसे अभी मॉक इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं आपने बताया, हम्म, तो उनमें हम अभी तक गए नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि इन पे हम्म, हमें वर्क करना है और हम्म, ट्रांसक्रिप्ट अपनी बनानी है डैप का, हम्म, और रिकॉर्डिंग करके करना है, कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं कि हमें पता है कि इन पे काम करना है। तो हम्म। मॉक इंटरव्यू में हम क्या चीज़ पे फोकस करें कि हम उस चीज़ को इम्प्रूव करें, मतलब वो स्पेसिफिकली क्या इम्प्रूवमेंट के लिए हम मॉक देंगे, कि उनसे क्या सीख सकते हैं पहले से सिर्फ सिर्फ ये सोच के सीखने अगर के जाए। लिए कि आप लोगों के सामने कैसा बिहेव करते हैं, अनजान लोगों के सामने अनजान क्वेश्चन पे बिहेव कैसा करते हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ तो सर वो अभी देना चाहिए, फिर एक बार हमें ये लगे कि जो ऑलरेडी इतने सेशंस में आपने बताया वो हमने प्रॉपर एक लेवल तक कर लिया, उसके बाद में ही दें? नहीं। 2 4 10 दिन तक प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद एक बार दे देना कि जो आपने इंक्लूड करने की कोशिश की है डेली लाइफ में वो हुआ भी है या नहीं है, सिर्फ आपको लग रहा है कि हुआ है। अरे काफी ज्यादा हाथ उड़ गए। हाँ जी बबलू जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर आपने सर जैसे आई कांटेक्ट के रिलेटेड में बताया था सर कि हम्म, यू हैव टू कीप द आई कांटेक्ट, और क्या कहते हैं जो क्वेश्चन है एग्जामिनर उसको क्वेश्चन को रिप्लाई करते हुए अदर्स को भी देखना है हम्म। 1 और 2 टाइम्स। जैसे कई बार क्वेश्चंस में स्ट्रक होते हैं तो सर जो अगर हम आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं सर चीजों को रिकैप करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है सर। नहीं तो जब तो बोल रहा हूँ जो नेचुरली आई कांटेक्ट है वही रखिए। जबरदस्ती रखेंगे तो फिर तो अपने आंसर में ही आप खो जाएंगे कि क्या बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि स्माइलिंग हो या फिर आई कांटेक्ट हो, ये जबरदस्ती ना किए जाए, फिर आपका आंसर ही बेमतलब सा लगने लगता है। पर भूल जाते हो क्या बोलना था, कैसे बोलना था। तो नेचुरली आई कांटेक्ट जितना रखना है उतना रखिए। मैं तभी तो बताया कि मैं यहाँ पे लोगों से थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। लोग बोलते हैं नहीं जबरदस्ती रखो ही रखो। अरे हम जबरदस्ती उन चीजों को फोकस रखने में अपने आंसर पे फोकस नहीं कर पाते। आंसर ज्यादा जरूरी है। ये सर क्योंकि कई बार सर जैसे मैंने जो मेरा पर्सनल वो रहा है सर, जैसे कि ऑब्जर्वेशन है या मेरा खुद की पर्सनल वो है सर, उसमें ये है कि कई बार लोग ऊपर देखना या साइड्स में देखना, कई बार कोई वैसा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया या कुछ चीजें याद नहीं आ रही तो वो सब आता है हैबिट में। तो देन जैसे कि भाई आप कांटेक्ट लूज कर रहे हो और क्या कहते हैं लग रहा है कि, नहीं तो देखो, दैट इधर विल उधर बिकम देखना तो नेगेटिव। अवॉइड ही करना है। जैसे मैंने बताया, इधर उधर देखना तो अवॉइड ही करना है। आई कांटेक्ट रखने का मतलब है कि उस जिसने क्वेश्चन पूछा है उसकी तरफ तो देखते ही रहिए, एटलीस्ट घूर के नहीं, प्यार से देखते रहिए। बाकी लोगों की तरफ एक आध बार देख लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इधर उधर देखना शुरू करें, दीवारों को देखें, सबको देखें। वो गलत हो जाता है। वो तो नहीं करना।
ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी विकास जी। सर सॉक्स ब्लैक ही रहेंगे या सूट के हिसाब से चेंज होगा? क्या? सॉक्स सॉक्स शूज के हिसाब से पहनते हैं, यस सर। पैंट के कलर की पहन ले तो ठीक है। क्योंकि सॉक्स किस लिए पहने जाते हैं? सॉक्स के दो रीजन होते हैं, एक जो आपके पैरों की स्मेल छिपाए, दूसरा कि वो जो जूते और आपकी पैंट के बीच में गैप आने वाला है उसमें स्किन को फिल करे। तो आप उसे चाहे शूज के कलर की पहन लें, चाहे आप उसे पैंट के कलर की पहन लें, वो केवल उस गैप को फिल करने के लिए होते हैं कि स्किन कलर विजिबल ना हो। हाँ जी रवीना जी। यस सर। सर मेरा डाउट ये था कि मतलब हेयर को जूड़ा बनाना है फिर कैसे रखना है, मतलब मैम हेयर से लड़कियों के लिए जोड़ा ही रिकमेंडेड होता है, और उसके ऊपर हेयर नेट लगा लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके। हाँ जी यादव जी। सर जैसे सब आई कांटेक्ट के टाइम पे सर, जैसे जो लेफ्ट मोस्ट या कॉर्नर में मेंबर बैठा है तो वो उसके क्वेश्चन के टाइम पे तो उसके स्ट्रीम अपोजिट जो रहता है उसकी तरफ तो बहुत मुश्किल हो जाता है सर। नहीं तो सिर्फ आंखें नहीं घुमानी है, गर्दन का भी इस्तेमाल करो, महंगे लगोगे वरना। उसकी तरफ भी यस सर। देखो, सर गर्दन लेकिन सर थोड़ा सा टिल्ट भी हो सकते हो, चेयर पे थोड़ा सा टिल्ट भी हो सकते हो, बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म में नहीं जाना है। तो थोड़ा सा टिल्ट भी, अगर वो बिल्कुल कॉर्नर में बैठा है आपको उसकी तरफ देखने में दिक्कत हो, थोड़ा सा टिल्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और फिर जब दूसरे की तरफ देखना हो थोड़ा सा टिल्ट होकर देख लो, लेकिन एक आध बार ही देखो, क्योंकि ज्यादातर जो कॉर्नर के मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं लेते, मैक्सिमम चेयरमैन और उसके साइड वाला ही लेता है। तो अगर ऐसा आई कांटेक्ट बनाना भी है तो एक आध बार उसकी तरफ देख लो, लेकिन ये नहीं है कि घूम के बैठ जाओ, हल्का सा टिल्ट हो जाओ, गर्दन का इस्तेमाल कर लो, सिर्फ आंखों आंखों का नहीं करो, वो अजीब लगता है। तो इतना ज्यादा डीप में इन चीजों को मत सोचो कि उसे हम कैसे देखेंगे, अरे दूसरे देश में थोड़े बैठा है, वहीं पे बैठा है, थोड़ा सा टिल्ट होकर देख लो। जनरली आई कांटेक्ट पहुंचता ही नहीं है जो किनारे वाले मेंबर्स हैं, साइड साइड वालों के पास पहुंचता है। अरे किनारे पे कौन सा, वो समुद्र के किनारे पे बैठा हुआ है यार, एक छोटी सी टेबल है उसके साथ दोनों तरफ बैठे हुए हैं वो लोग। सर वो वाली बहुत बड़ी रहती है सर, उसके लेफ्ट में जो रहती है एकदम। पता है मुझे बड़ी रहती है, मैं भी गया हूँ इंटरव्यू देने यार, मुझे पता है बड़ी रहती है, आप देख नहीं सकते सर, हो। उस हिसाब से जनरली वही बता रहे हैं कि जितनी हाँ बड़ी उस हिसाब से जो एकदम। लेकिन उसी के हिसाब से डिस्टेंस भी तो मेंटेन किया जाता है ना चेयर का, कि आपको बहुत ज्यादा टिल्ट ना होना पड़े किसी की तरफ देखने का। तभी तो बोल रहा हूँ कि आप टेबल से 6-7 फीट तो मिनिमम बैठते हो, क्योंकि वो टेबल बहुत बड़ी है, ताकि आपको सबके साथ में आप देख सको, सब आपको देख सकें, इसीलिए वो डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। तो अगर थोड़ा टिल्ट भी होना ओके पड़े तो बेशक हो सकते हो, लेकिन एक आध बार तो उसे आंसर करते हुए देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद आप लोगों का, चलिए चलते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।